हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, बोर्ड पे आज आपने देख लिया होगा कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स लिखा हुआ है, तो समझ गए होंगे कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक टॉपिक चल रहा है, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है, और कंडक्टर का भी, क्योंकि कंडक्टर से ही मिलकर दो प्लेट्स बनी हुई हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक है। तो लेकिन आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हम इसको कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक पे हम बाद में आएंगे, पहले हम कंडक्टर पे देखते हैं कंडक्टर का बिहेवियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो बच्चों, सबसे पहले हम बिहेवियर देख लेते हैं चार्ज कंडक्टर का जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर सपोज मैंने कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, उसके आसपास बच्चों क्या बनती है आप जानते हैं अच्छी तरह से, फील्ड बनने लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियली आउटवर्ड बनेगी, है ना। और फील्ड कितनी है ये जानने के लिए, उसकी इंटेंसिटी, है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ये जानने के लिए हम बच्चों एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर, जो मेजर भी करता है और डिटेक्ट भी करता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। जब हम वो रख देते हैं बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो डिफ्लेक्शन, उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगती है। डिफ्लेक्शन शो कर रही है मतलब कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद है, प्रेजेंट है ना। लेकिन जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर को किसी सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अंदर जब मैं रख देता हूँ, तो अब ये डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देती है ना, डिफ्लेक्शन को शो करना बंद कर देती है। मतलब कि डिफ्लेक्शन को शो करना बंद कर दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बता रही है, जीरो बता रही है, ठीक है ना। और ये कंडक्टर मैंने ये जो सिलेंड्रिकल शेप का मैंने कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों, किसी भी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, जीरो होती है ना। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। और कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। सपोज मैंने बोला कि एक कंडक्टिंग स्लैब ले लेते हैं, है ना, कोई कंडक्टर ले रहे हैं, सपोज किसी भी शेप का ले सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर ले ले रहे हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लेने से थोड़ा इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक इसमें हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली कोई भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रैंडमली थ्रू आउट द क्रिस्टल, थ्रू आउट द स्लैब वो क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, है ना, रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। वो कैसे प्रोवाइड करते हैं बच्चों, हमने बोल दिया कि यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा देते हैं, सपोज, है ना, सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दूसरे साइड हम नेगेटिवली चार्ज प्लेट लगा देते हैं। तो बच्चों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट के बीच में हमने एक कंडक्टिंग स्लैब को रखा हुआ है ना, किसी कंडक्टर को रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जब हम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट के बीच में रखेंगे, तो इसके बीच में क्या बन जाएगी बच्चों, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम स्लैब को, कंडक्टिंग स्लैब को रखेंगे, तो उसके सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे और मूव होना स्टार्ट कर देंगे। तो सपोज मैंने नाम दे दिया इस कंडक्टिंग स्लैब को ABCD, है ना, और मैंने बोला कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो AB से, है ना, ऑब्वियसली सब तरफ से मूव करेंगे, तो AB से CD की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से AB से CD की तरफ इलेक्ट्रॉन सारे के सारे मूव करेंगे, तो नेट नेगेटिव चार्ज यहाँ CD सरफेस पे अपीयर हो जाएंगे, है ना, इस कंडक्टिंग स्लैब में। और क्योंकि यहाँ के पूरे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, AB से CD की तरफ मूव हो रहे हैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंड्यूस होने लगेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होने की वजह से सारे के सारे नेट नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गए, है ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे पूरे इस सरफेस पे, AB सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गए। यानी कि इंड्यूस चार्जेस है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या है, इंड्यूस चार्जेस। और जब इंड्यूस चार्ज किसी कंडक्टिंग स्लैब के अंदर अगर हम देखें, तो ये अपनी ही एक फील्ड बना रहे हैं यहाँ पे, मतलब दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर क्रिएट्स इट्स ओन एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
कॉल्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है जो कि अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही है ना। ये क्या है, हमने नाम दे दिया ईपी, ठीक है ना। ईपी यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे ईपी है, ईपी क्या है यहाँ पे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। चलिए अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल ना हो जाए, तब तक इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। और जैसे ही ई नॉट के इक्वल ईपी यानी कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि क्या होनी चाहिए, ई नॉट माइनस ईपी, लेकिन जब तक ये बराबर हो जाएंगे ये दोनों, तो ई नॉट माइनस ई नॉट या ईपी माइनस ईपी करके हम क्या कर सकते हैं, इसको जीरो कर सकते हैं। मतलब कि इनसाइड द चार्ज कंडक्टर एक स्टेट ऐसी रीच होगी कि इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, है ना। जबकि हमने इसको किस पे रखा हुआ है, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से कंडक्टर चार्ज हो गया और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। तो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर है, जब हमने इसको किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर रखा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सिलेंड्रिकल कंडक्टर से जब इसको मैंने एनक्लोज किया, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज था, तो इसकी फील्ड लाइंस की वजह से पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज इस पे यहाँ अपीयर हो गए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपीयर हो गए होंगे, ठीक है। और इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी, है ना। और इस तरीके से मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को भी क्या कर सकता हूँ, बाहर के एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रिवेंट किया जा सकता है ना, उससे मतलब कि बचाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि लाइटनिंग हो रही होती है, लाइटनिंग हो रही होती है, तो आप किसी कार के अंदर अगर आप बैठ जाएं, है ना, तो कार तो पूरी मेटेलिक बॉडी होती है, ठीक है। तो अंदर कार के अंदर आप हॉलो मेटेलिक बॉडी के अंदर यानी कि कैविटी, किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया एक छोटा सा होल कर दो, ये कोई कंडक्टर है, इस पे एक होल, कैविटी बना देता हूँ मैं, होल कर देता हूँ। कैविटी मतलब कि कोई खाली हमने स्थान दे दिया, इसको खाली कर दिया, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, है ना। तो ऐसे ही कार के अंदर जो आप बैठे हैं, बाहर दरवाजे खिड़की बंद करके बैठे हो, बहुत तेज लाइटनिंग हो रही है ना, तो आप अपनी बॉडी को उस एक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करते हैं, बचा लेते हैं, क्योंकि मेटल जो है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स लेके उसको ग्राउंड कर देती है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से इसने क्या किया, प्रिवेंट कर दिया, शील्ड कर दिया किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड मीटर को, ठीक है ना। तो इसको हम बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इस एनक्लोजर को, है ना, ये जो हमने सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है, इसको हम बोलते हैं फैराडे केज, है ना, फैराडे केज। इस तरीके से हम किसी भी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी, नोट कीजिए। मैं सेकंड प्रॉपर्टी बताता हूँ जल्दी से। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, द इंटीरियर ऑफ द चार्ज कंडक्टर, इंटीरियर ऑफ द चार्ज कंडक्टर can have no excess charge, can have no excess charge, can have no excess, the interior of the charge conductor can have no excess charge in static situation, मतलब कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर स्टैटिक सिचुएशन में है, तो उसके अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमने अभी इससे पहले ही बात की कि कोई अगर मान लीजिए कोई वॉल्यूम लिया हुआ है हमने किसी कंडक्टर का, है ना, पूरा का पूरा पीस लिया हुआ है, तो उस कंडक्टर के अंदर सपोज एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन में ले लूं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि चार्ज कंडक्टर है। और चार्ज कंडक्टर के अंदर अभी आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। और अगर ऐसा होगा तो बाय गॉस थ्योरम, है ना, बाय गॉस थ्योरम अगर हम इसमें लगाएं, तो आप जानते हैं कि E डॉट ds, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है ना, गॉस थ्योरम से। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे E तो आपका जीरो हो जा रहा है इनसाइड द कंडक्टर, तो E अगर जीरो है यहाँ पे, तो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि Q एनक्लोज यानी कि इनसाइड चार्ज इनसाइड द कंडक्टर वो क्या हो जाएंगे,
जीरो हो जाएंगे, यानी कि अंदर चार्ज, किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता, है ना। तो द एक्सेस चार्ज इफ एनी मस्ट रिसाइड ऑन द आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि अगर मान लीजिए होंगे भी तो कहाँ होंगे, सरफेस, आउटसाइड सरफेस पे होंगे, किसके, कंडक्टर के आउटसाइड सरफेस पे होंगे, ठीक है, रिसाइड करेंगे। चलिए ये प्रॉपर्टी होगी सेकंड, नोट कीजिए, मैं थर्ड बताते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर is perpendicular to surface of the conductor at every point, है ना। कंडक्टर की सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, आउटसाइड दी कंडक्टर कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती है ना। जैसे कि अगर सपोज मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, उसका एक छोटा सा पोर्शन ले, छोटा सा पॉइंट है ना, एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कैसी निकल रही है, नॉर्मल निकल रही होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और मैं कोई अगर मान लीजिए मैं इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट लेता हूँ ये ई, है ना, और इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूँ, है ना, तो ये ऑब्वियसली थीटा एंगल बना रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कैसा होना चाहिए, जीरो, क्योंकि सरफेस से होते हुए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाती, हमने गॉस थ्योरम में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। सरफेस पे हमेशा कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी या किसी एंगल से निकल रही होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से होते हुए नहीं जाएगी। इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है चार्ज कंडक्टर के, है ना, सरफेस के हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं क्योंकि, तो ई तो जीरो नहीं, यानी कि cos थीटा जीरो होगा। और cos थीटा जीरो कब होता है बच्चों, जब थीटा 90 डिग्री होता है। और थीटा 90 डिग्री मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पे कैसी है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी देख ली है, हर पॉइंट पे कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। नोट कीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूं मैं जल्दी से। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, है ना, ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, है ना। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा किसी भी सरफेस के अंदर, ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया कि ये कोई चार्ज कंडक्टर है ना। आप जानते हैं चार्ज कंडक्टर किसी भी शेप का हो, और हर शेप पे डिपेंड करता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ होगी, ठीक है, यहाँ कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, ऐसे, है ना, और यहाँ कुछ होगी, ठीक है, डिपेंड करती है शेप पे, अलग अलग होगी सरफेस, डिफरेंट शेप के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कैसी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, Q अपॉन ए, ग्रेटर देन जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी बच्चों, रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। यहाँ पे रेडियली इनवर्ड निकलेगी, क्योंकि यहाँ सिग्मा लेस देन जीरो, नेगेटिव चार्ज डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे सरफेस पे। फिर यहाँ पे आउटवर्ड निकलेगी, क्योंकि सिग्मा ग्रेटर देन जीरो है, इस यहाँ पे सिग्मा लेस देन जीरो होने की वजह से रेडियली इनवर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैंने ऐसे ही जस्ट ऐसे ही बना दिया रैंडमली आपको समझाने के लिए, बात समझ में आ रही है। लेकिन किसी चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड द सरफेस, इससे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना, क्योंकि आउटसाइड द सरफेस चार्जेस सरफेस पे रिसाइड कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। ये हम अभी देख चुके हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है तो बच्चों हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, माइनस dV अपॉन dr, ठीक है ना। इस रिलेशन से अगर मैं देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोला जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। तो अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हर पॉइंट पे, डिस्टेंस पे, हर पॉइंट पे, ठीक है, डिफरेंशिएशन करूंगा मैं पोटेंशियल का, तो वो जीरो कब आना चाहिए, डिफरेंशिएशन
किसका जीरो होता है, किसी कांस्टेंट का, है ना। मतलब कि ये जो है माइनस डी वी बाई डी आर, यहाँ पे डी वी जीरो हो रहा है, मतलब कि v कैसा होगा, कांस्टेंट, तभी तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है v का जीरो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि, यानी कि इनसाइड द चार्ज कंडक्टर v कैसा होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है एट ऑल पॉइंट्स इन द वॉल्यूम ऑफ द चार्ज कंडक्टर, है ना। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो हम पहले ही बात करते हैं तो परपेंडिकुलर होती है, लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि नॉर्मल होती है, तो एक डायरेक्शन हमको देखनी है। अगर मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है तो कैसे, और नेगेटिवली चार्ज है तो कैसे। सपोज मैंने एक वॉल्यूम ले लिया चार्ज कंडक्टर का, ये कोई चार्ज कंडक्टर है और उस पर मैंने एक सपोज एक सिलेंडर, है ना, एक इमेजिनरी सिलेंडर जो कि आधा कंडक्टर के अंदर है और आधा कहाँ है, बाहर है। तो मुझे तो सरफेस की बात करनी कि सरफेस पे क्या होता है, ठीक है, सरफेस पे कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है। तो ये सरफेस मैंने ले लिया, सपोज ये क्या है, सरफेस, छोटा सा पोर्शन ले लिया ds, ठीक है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, क्योंकि चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और बाहर क्योंकि सारे चार्जेस रिसाइड कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ निकल रही होगी। बात समझ में आ रही है। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सरफेस पे हमको बात करनी है, ठीक है। तो सरफेस बात करनी, तो बाय गॉस थ्योरम अगर हम देखें, बाय गॉस थ्योरम अगर हम यहाँ पे देखें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वो कितनी होगी बच्चों, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू व्हाट, चार्ज अपॉन चार्ज, है ना, चार्ज, टोटल चार्ज एनक्लोज अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टोटल चार्ज किसी सरफेस पे देखूं, टोटल चार्ज ऑन सरफेस, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, Q अपॉन A होती है। यहाँ पे A क्या है, एरिया कितना है, यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट हमने ds लिया हुआ है, तो Q कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज आपका सिग्मा इंटू ds हो जाएगा बच्चों। तो Q यहाँ पे Q एनक्लोज था आपका, सपोज Q एनक्लोज ले लीजिए, है ना। तो टोटल चार्ज ऑन सरफेस कितना हो जाएगा, सिग्मा डॉट ds। तो यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ मैं, E डॉट ds इक्वल्स टू सिग्मा डॉट ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ds से ds कैंसिल, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सरफेस पे अगर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, और मुझे इस पे डायरेक्शन देखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहाँ पे एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि बता रहा है क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर मान लीजिए कंडक्टर है तो रेडियली आउटवर्ड्स और पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो टोटल फ्लक्स आउटसाइड द कंडक्टर या आउटसाइड द सरफेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन देते हैं, और रेडियली इनवर्स अगर मान लीजिए तो नेगेटिव साइन देते हैं। तो हमेशा सरफेस पे कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, है ना। और अगर मान लीजिए रेडियली पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है तो रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव, और अगर नेगेटिवली चार्ज सरफेस है तो रेडियली इनवर्स होगी इसकी डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी वहां पे, ठीक है, वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, रेडियली इनवर्ड रहेगी, है ना, तो माइनस साइन के साथ रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये तो था बच्चों यहाँ पे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक की, और जब हम उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसका क्या बिहेवियर। तो सबसे पहले तो हम डाइलेक्ट्रिक क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। बच्चों हम बात करते हैं किसकी, अब डाइलेक्ट्रिक की। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट कर सकते हैं लेकिन करंट का या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब कंडक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, उसका इफेक्ट बताएंगे, है ना। तो इट इज द इंसुलेटिंग मटेरियल which transmits electric effect without conducting electricity, है ना, without conducting electricity। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किए बिना ही ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं। इस तरीके के इंसुलेटिंग मटेरियल क्या कहलाते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक, है ना। और ये कुछ ही होते हैं, सभी इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे कुछ मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल जो ये इफेक्ट बताते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किए बिना,
उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। और इसका बहुत यूज होने वाला है हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब डाइलेक्ट्रिक तो हमने समझ लिया कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब ये दो टाइप से होते हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या बच्चों, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो दो टाइप से हो सकते हैं आपके। फर्स्ट होता है बच्चों क्या, पोलर डाइलेक्ट्रिक। फर्स्ट है पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और सेकंड होता है बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। हालांकि हो सकता है आपने इसको केमिस्ट्री में भी पहले पढ़ के रखा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में थोड़ा सा बात करने वाले हैं, है ना। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक लाइक आपका H2O, ठीक है, NH3, ठीक, ये सब क्या है बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, है ना। अब वो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक बच्चों वो डाइलेक्ट्रिक जिनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, है ना, क्योंकि चार्जेस है अगर मान लीजिए बहुत सारे तो उसका भी सेंटर होता है, जैसे मास का सेंटर ऑफ मास होता है वैसे सेंटर ऑफ चार्ज होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑलरेडी क्या हो, डिस्प्लेस्ड हो किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, मतलब कि वो डायपोल बना रहे हो, पोलैरिटी में ऑलरेडी ब्रेक हो, है ना, मॉलिक्यूल्स। तो उस डाइलेक्ट्रिक को क्या बोलते हैं बच्चों हम, पोलर डाइलेक्ट्रिक। अंडर नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना ही ये ऑलरेडी क्या हो, पोलैरिटी में क्या हो, ये ब्रेक हो, है ना, मतलब पोलैरिटी में क्या हो, ये मेंटेन्ड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ऑलरेडी इसके सेंटर क्या है, डिस्प्लेस है। सपोज मैंने बोला कि एक H2O का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ जिसमें एक ऑक्सीजन और एक दो हाइड्रोजन है सपोज, है ना, ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले लिए मैंने और एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया, जो कि आप जानते हैं ये ऑक्सीजन है ना, ठीक है। और इसको एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया, दो हाइड्रोजन के एटम ले लिए, और जो 105 डिग्री एंगल से कुछ ये क्या रहते हैं, ऐसे बाउंडेड रहते हैं, आपने देखा होगा, है ना। तो ऑब्वियसली इनका कुछ डायपोल मूवमेंट होगा, है ना। आपने देखा है कि चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस, आइदर चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या बता रहा होता है, डायपोल मूवमेंट को बता रहा होता है। तो इसका एक परमानेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायपोल मूवमेंट है, और यहाँ पे इस तरफ इसका पॉजिटिव है, नेट इन दोनों के नेट मूवमेंट की तरफ इसका ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की तरफ क्या होगा, नेट डायपोल मूवमेंट होगा। तो इनका एक परमानेंट, है ना, परमानेंट या फिर स्पॉन्टेनियस या फिर इंट्रिंसिक हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट होता है ना, परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है इसका, है ना, जबकि हमने इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी प्रोवाइड नहीं की है। तो इस तरह के जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। अब बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बच्चों वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक दूसरे से कैसे रहते हैं, कोइंसाइड, है ना। दीज आर द डाइलेक्ट्रिक्स इन विच द मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ पे कोइंसाइड होता है, ठीक है। और इसका शेप कैसा रहता है, सिमेट्रिकल होता है। शेप कैसा है, सिमेट्रिकल। जबकि ये कैसे होते हैं बच्चों, असिमेट्रिकल इन शेप होते हैं, असिमेट्रिकल इन शेप, ठीक है। और जबकि ये कैसे होते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल इन शेप होते हैं, है ना। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, जब भी हम इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो इसका सेंटर, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर से कैसा रहेगा, कोइंसाइड करेगा और सिमेट्रिकल इन शेप होता है, ठीक है। जैसे कि लाइक आपका एग्जांपल N2H2, है ना, O2, ठीक है। ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं, ठीक है। CO2 होता है, ठीक है। ये सब क्या है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। और इनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा।
इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के सेंटर से ही क्या है, कोइंसाइड है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आप जानते हैं P क्या होता है, आइदर चार्ज इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तो 0 है ना, तो 2x यहाँ पे क्या है 0, तो P यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जो कि आपने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ के रखा होगा। लेकिन अब हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हम देखने जा रहे हैं कि मतलब कि अगर मान लीजिए हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कैसा बिहेव करेगा, उसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, और फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो उसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, है ना। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं बता देखते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पोलर सब्सटेंस। पोलर सब्सटेंस पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। तो सपोज मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया, है ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक डाइलेक्ट्रिक का छोटा सा टुकड़ा रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया, ठीक है, और उसमें मैंने अभी कोई भी फील्ड प्रोवाइड नहीं की हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, 0 है, ठीक है ना बच्चों। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, पोलर डाइलेक्ट्रिक या पोलर सब्सटेंस के, ठीक है, वो कैसे रहते हैं बच्चों, रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं ड्यू टू इट्स थर्मल एजिटेशन, है ना। खुद की थर्मल एजिटेशन की वजह से ये कैसे रहते हैं, रैंडमली ओरिएंट रहते हैं लाइक दिस, ठीक है, और एक चेन फॉर्म करते हैं, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि पोलर है तो ऑलरेडी पोलरिटी में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। फिर ये ऐसा कुछ बनाएंगे, ठीक, ये पूरा को पूरा चेन बना रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके क्लोज चेन बना रहे हैं, और ये रैंडमली ओरिएंट है कैसे भी, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे बनेंगे, सपोज दूसरी बार में ऐसे बना दे रहा हूँ, है ना। तो इसी तरीके से कुछ ओरिएंट रहते हैं, हाँ, प्लस माइनस, और इस तरीके से एक चेन बना रहे होते हैं। तो ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलर सब्सटेंस या पोलर डाइलेक्ट्रिक, नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। नेट डायपोल मोमेंट क्या है, 0, ठीक है। और ये रैंडमली ओरिएंट क्यों है, क्योंकि ये इसके थर्मल एजिटेशन की वजह से, ड्यू टू इट्स थर्मल एजिटेशन। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता हूँ, है ना, तो दूसरा मैं एक स्लैब बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, है ना, अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दे देता हूँ, तो ये पॉजिटिव दे देता हूँ और ये नेगेटिव दे दूंगा। तो बच्चों जैसे ही ऐसा करूंगा तो आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस जो हैं इसके, वो इस तरफ अलाइन होने की कोशिश करेंगे, इस पर एक टॉर्क आएगा, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स पे, इन डायपोल्स पे, हम डायपोल्स बोल रहे हैं जो, इन डायपोल्स पे क्या होगा, एक टॉर्क आएगा, और वो टॉर्क जो है आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चार्ज जो होगा वो इस तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा, और जबकि पॉजिटिव चार्ज जो है इस डायपोल का वो नेगेटिव की तरफ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, है ना, सब, ठीक है, ओरिएंट हो जाएंगे, ठीक। और अब, है ना, सारे के सारे अगर मान लीजिए डायपोल्स अलाइंड हो गए हैं एक डायरेक्शन में, तो सबके जो डायपोल मोमेंट्स हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, समड अप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ एक डायपोल मोमेंट अगर मैंने इस डायपोल का लिया हुआ है, ठीक है, फिर इसका भी लूंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होता है उसका, है ना, लूंगा, तो सारे के सारे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ अलाइंड है, तो सारा का सारा डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, समड अप हो जाएगा। यानी कि अब इसमें एक फाइनाइट डायपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है, फाइनाइट डायपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन जो होगा, है ना, या फिर which are aligned, ठीक है, aligned in the direction parallel to electric field, है ना, applied electric field के, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी है उसी के डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, फाइनाइट डायपोल मोमेंट अलाइंड हो जाएगा, है ना, उसी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब भी हम पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें क्योंकि जब ये रैंडमली ओरिएंट थे तो इसके थर्मल एजिटेशन की वजह से जो हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इस पर एक फोर्स लगा, टॉर्क लगा, है ना, टॉर्क लगा, तो नेगेटिव चार्ज सारे के सारे इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे डायपोल की
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होने लग गए, अट्रैक्ट होके एक्यूमुलेट होने लग गए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये फोर्स जो आपने एक्सटर्नल फील्ड दी है वो फोर्स लग रहा है, लेकिन ये भी अपना फोर्स लगा रहा होता है ना। तो यहाँ पे दो म्यूचुअल ऑपोजिंग फैक्टर काम कर रहे होते हैं, एक तो आपका फील्ड जो आपने प्रोवाइड की हुई है, और एक वो अपने थर्मल एजिटेशन की वजह से वो क्या कर रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो एक कंडीशन, एक स्टेट ऐसी भी रीच होती है कि अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा दी तो ये क्या होने लगेंगे, ब्रेक होने लगेंगे। तो उसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पोलर सब्सटेंस। अब हम बात करते हैं किसकी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द नॉन पोलर सब्सटेंस। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, ये इसमें क्योंकि इसकी कोई एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही है ना, क्योंकि डायपोल मूवमेंट तो पहले से ही था इसमें, ठीक है ना, मतलब डायपोल्स तो पहले से ही थे, ठीक है, लेकिन इसने अपनी खुद की एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाई है, तो इसलिए इसमें कैपेसिटर में इसका जो रोल है वो बहुत ही लीस्ट होता है, बहुत कम यूज होता है ना, इसलिए नॉन पोलर ज्यादा यूज करते हैं। तो चलिए हम नॉन पोलर सब्सटेंस की बात करते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसको जल्दी से नोट कर देखते हैं बच्चों। अब क्या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बच्चों आप जानते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज के सेंटर से ऑलरेडी कैसा हो, कोइंसाइड हो। तो मैंने अगर मान लीजिए एटम ले लिया जिसका एक है ना पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर यही है, नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर क्या है, यही है, ठीक है। तो अंडर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर मान लीजिए हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी है तो डायपोल मूवमेंट भी बच्चों क्या होगा, जीरो होगा, है ना, क्योंकि इनके सेंटर डिस्प्लेस ही नहीं है ना, डिस्टेंस क्या है दो चार्जेस के बीच का, जीरो है, तो ये क्या होगा, जीरो। लेकिन जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं बच्चों, तो होता क्या है, इसके जो सेंटर्स हैं वो क्या होने लगेंगे, डिस्प्लेस होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर डिस्प्लेस होगा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज का सेंटर डिस्प्लेस होगा। तो कुछ इस तरीके से ये क्या होने लग जाता है, बनाने लग जाता है ना, और इसके शेप में भी क्या हो जाता है, चेंज होने लग जाता है, ठीक है ना। तो अब इसने डायपोल क्रिएट कर लिया, ठीक है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का डायपोल है तो इसका कुछ डायपोल मूवमेंट होगा ऑब्वियसली, है ना, फाइनाइट डायपोल मूवमेंट होगा, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जीरो था, ठीक। इसको हमने ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो एटम के अंदर है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट है, अगर मान लीजिए जैसे ही मैं इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता हूँ तो उसके शेप में चेंज होने लग जाता है बच्चों, है ना, शेप में क्या होने लगेगा, चेंज, और ये असिमेट्रिक बनने लग जाता है ना, जो कि पहले सिमेट्रिक इन शेप होता है लेकिन बाद में कैसा होने लगता है, असिमेट्रिक होने लग जाता है। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक तरफ होने लग जाता है, ठीक है, ये ठीक, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरा का पूरा एक तरफ होने लग जाता है। बस समझ में आ रही है बच्चों आपको, कुछ इस तरीके से, ये है ना, कुछ इस तरीके से भी आपके बुक में डायग्राम बना होगा, कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं तो, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, डायपोल मूवमेंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये था बच्चों आपका क्या, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ इसमें से टर्म्स निकलती हैं, ठीक है। टर्म्स कब निकलेंगी, मतलब कि टर्म्स की हम बात करने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना, तो उसमें से कुछ टर्म्स निकल के आएंगी और क्या कैसे बिहेव करता है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, वो हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले कि हम एक कंसीडर कर देते हैं, कंसीडर अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ABCD सपोज, है ना, placed between the इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, है ना, मेंटेन्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में अगर मान लीजिए E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोल दिया मेंटेन की हुई है। सपोज ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब सॉरी दो प्लेट्स हैं जिनके बीच में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, कितनी, E नॉट, है ना, कितनी है बच्चों, E नॉट है। सपोज इस डायरेक्शन में हमने बोल दिया वो कितनी है, E नॉट है ना, प्लस से माइनस की तरफ, और मैंने ABCD एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में प्लेस कर दिया, ठीक है, ABCD एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहा हूं इसके बीच में, रेक्टेंगुलर ये, और ये कैसा है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। कौन सा है बच्चों, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मतलब कि
जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देते हैं तो उसके सेंटर्स जो होंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के, वो कैसे रहते हैं, कोइंसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ, नेगेटिव चार्ज का सेंटर इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज का इस तरफ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएंगे, सेंटर्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो इस तरफ ओरिएंटेशन हो जाएगा और एक डायपोल क्रिएट कर लेगा अपना, है ना। तो डायपोल क्रिएट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज या होगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इस तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना, इस तरह। और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, इसी तरह एक डायपोल बना लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में इस तरीके से मॉलिक्यूल्स या एटम्स का ओरिएंटेशन हो जाएगा, ठीक है। और अपना शेप वो क्या कर चुके होंगे, चेंज कर चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक हो गया है पोलराइज। डाइलेक्ट्रिक क्या हो चुका है, यहाँ पे पोलराइज हो चुका है, ठीक है ना। पोलराइज मतलब यहाँ पे पोलैरिटी में क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। नेगेटिव चार्ज इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज सारे उस तरफ। यहां से अगर मैं ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करूं, देखें यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज सारे के सारे कहां पे अपीयर हो रहे हैं, इस तरफ रिसाइड हो रहे हैं, इस सरफेस ABCD नाम दे दिया मैंने, अगर ABCD, तो CD में सरफेस में क्या होने लग गए, अपीयर होने लग गए। जबकि पॉजिटिव चार्ज अगर मैं देखूं, ये पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे कहां इंड्यूस हो गए हैं, AB की तरफ, नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके, है ना। तो ये है, तो सबसे पहले इंड्यूस या फिर पोलराइज चार्ज कहला रहे हैं, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये माइनस इस तरफ के और इस तरफ के, ये इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस्ड या फिर पोलराइज्ड चार्जेस हैं, है ना, पोलराइज्ड चार्जेस हैं, है ना। इंड्यूस हो चुके हैं क्योंकि पोलराइज हो चुके हैं, इसलिए डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कैसा है, पोलराइज है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जो पोलराइजेशन हुआ, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ है, ठीक है। इससे कुछ चीजें निकल के आ रही हैं जो हमें आप समझना है, ठीक है। तो अगर हमने बोला कि सपोज ऑल दी एटम्स, है ना, यहाँ पे हमने बोला कि सपोज ऑल इट्स एटम्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ऑल इट्स एटम्स लिख नहीं रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं। सपोज ऑल इट्स एटम्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो रहा है, सारे के सारे डायपोल्स ओरिएंट हो रहे हैं, यानी डायपोल मूवमेंट जो है इनका इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, ठीक है। तो ये अपने अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ रिसाइड हो रहे हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ रिसाइड हो रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो चार्ज यहाँ पे रिसाइड हो रहे हैं, तो ये चार्ज डेंसिटी बन रही होगी यहाँ पे। इस चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं बच्चों हम क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सारे के सारे सरफेस पे ही रिसाइड होंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगी। ये यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने बोला सारे के सारे एटम्स क्या हो चुके हैं, यहाँ पे पोलराइज हो चुके हैं और ओरिएंट हो चुके हैं अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में। तो उस कंडीशन में मैंने बोला कि इनके बीच का, इन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सपोज x है ना। तो डायपोल मूवमेंट कितना होगा, नेट डायपोल मूवमेंट वो कितना हो जाएगा बच्चों, मैंने बोला, या डायपोल मूवमेंट अभी ले लेते हैं, डायपोल मूवमेंट ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का डायपोल मूवमेंट। मैंने बोला कि एक एटम का डायपोल मूवमेंट p है ना, स्मॉल p, तो वो कितना हो जाएगा बच्चे, Q इंटू एक्स। Q इंटू एक्स मतलब कि डायपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज, आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इक्वल चार्ज होंगे ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज ले लिया Q और उनके बीच का डिस्टेंस मैंने बोला सपोज क्या है, x है। x इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एटम, ठीक है ना, या फिर डायपोल, ठीक है। तो P इज इक्वल टू QX। लेकिन यहाँ पे एक एटम तो है नहीं, एक डायपोल तो है नहीं, यहाँ तो बहुत सारे डायपोल हैं, तो मुझे सबका डायपोल मूवमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब कि नेट डायपोल मूवमेंट निकालना पड़ेगा। और अंदर क्योंकि मैंने बोल दिया बहुत सारे एटम है, तो यानी कि चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी, यानी कि नेट डायपोल मूवमेंट डेंसिटी लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला कि n is the number, if n, capital N is the number of atoms per unit volume,
है ना। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि अगर ये 10 मीटर का है तो ये हर एक मीटर पे एन नंबर क्या है, एटम्स के हैं, है ना। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, नेट डायपोल मूवमेंट डेंसिटी क्या रहेगा, नेट डायपोल मूवमेंट डेंसिटी के इक्वल होगा। ठीक है, नेट डायपोल मूवमेंट डेंसिटी के इक्वल होगा। डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि मैंने बोला एन इज द नंबर ऑफ एटम्स पर वॉल्यूम, तो वही उस कंडीशन में जो नेट डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो नेट डायपोल मूवमेंट डेंसिटी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर सपोज मैंने बोला कि एक एटम का डायपोल मूवमेंट p है, तो n एटम का डायपोल मूवमेंट कितना होगा, np, है ना। एक डायपोल का डायपोल मूवमेंट p है, तो n एटम पर यूनिट वॉल्यूम का कितना होगा, n इंटू p, और यही किसके इक्वल होगा, नेट डायपोल मूवमेंट डेंसिटी के। तो नेट डायपोल मूवमेंट डेंसिटी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं बच्चों, p से, कैपिटल P से, और ये स्मॉल p, ध्यान रखिएगा, स्मॉल p एक डायपोल का डायपोल मोमेंट है, जबकि कैपिटल P जो है यहाँ पे, कैपिटल P जो है वो पूरे का, है ना, पूरे का क्या है, नेट डायपोल मोमेंट है, यानी कि नेट डायपोल मोमेंट डेंसिटी है। ठीक है, जिसको मैं पोलराइजेशन वेक्टर या फिर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, है ना, या फिर पोलराइजेशन वेक्टर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इसी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, सिग्मा आई से भी। ठीक है, सिग्मा आई, क्योंकि यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट डेंसिटी है, और डेंसिटी मैंने अभी आपको बताया कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये सरफेस पे अपीयर हो रही है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, क्योंकि इंड्यूस होके बनी है, इसलिए हम इंड्यूस या फिर पोलराइज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, या फिर हम इसको बोल रहे हैं क्या, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं, वही आपका नेट डायपोल मोमेंट डेंसिटी को भी शो कर रहा है। तो ये बच्चों यहाँ पे n है, और यहाँ पे p क्या था आपका, q इंटू एक्स, तो ये q इंटू एक्स हो गया, यहाँ पे p इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू एन क्यू इंटू एक्स। ये क्या कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या फिर पोलराइजेशन वेक्टर। चलिए अब इसमें इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट क्या होगी बच्चों, मैंने बोला कि n क्या है, n क्या है आपका, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ एटम्स की तो कोई यूनिट नहीं होगी, इसका क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि 1/मीटर क्यूब। q क्या है, कूलम, इसकी यूनिट क्या होगी, x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो मीटर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा कूलम मीटर की पावर -2, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट होगी, है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, जो कि किसकी होती है, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की भी होती है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, है ना, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज कूलम मीटर की पावर -2। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, तो फिर मैं दूसरा बताता हूँ आगे। तो देखिए बच्चों, मैंने बोला कि जब हमने फील्ड अप्लाई की थी, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, तो इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी जो चार्जेस की वजह से बनी थी, इंड्यूस चार्जेस की वजह से, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव सबकी, है ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर जिसे हम बोलते हैं ईपी इज इक्वल टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो कि जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, E नॉट माइनस ईपी। ई नॉट क्योंकि ज्यादा होगी, ईपी कम होगी, है ना, क्योंकि हमने फील्ड ज्यादा दी होगी, तभी तो पोलराइज होगी, डायरेक्ट्रिक पोलराइज होगा, तो E नॉट माइनस ईपी होगा यहाँ पे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे E क्या है, यहाँ पे E है, यहाँ पे इससे लिख देता हूँ, E यहाँ पे क्या है, E यहाँ पे है बच्चों रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि इसने बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऑपोजिट डायरेक्शन बन रही है, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको बच्चों, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसके क्वेश्चन नंबर में 1 दे देता हूँ, और मैंने बोला कि जो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, सॉरी, ये जो पोलराइज या फिर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है,
अंदर डाइलेक्ट्रिक की फील्ड जिसे हम बोल रहे हैं वो कितनी होगी, वो होगी बच्चों सिग्मा आई, है ना, सिग्मा आई, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने बोला ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं है, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम है यहाँ पे, है ना, तो सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन होता है, ठीक है ना। और सिग्मा आई को मैंने क्या बोला, कैपिटल पी अपॉन एप्सिलॉन, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 देखता हूँ यहाँ पे, EP इज इक्वल टू दिस। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक पे, है ना, अलग अलग उसके लिए अलग अलग टाइप से बनेगी ये, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, इससे हम ये चीज हमें पता चलती है बच्चों, है ना, इट इज फाउंड दैट द रेशियो ऑफ applied electric field, the ratio of applied electric field and the reduced electric field is constant, called dielectric constant, है ना। मतलब कि अगर सपोज मैंने बोल दिया कि E नॉट कितनी थी, तो आपने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि E उसका K टाइम्स थी, मतलब कि जो अगर मैं बोलूंगा कि बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप बोलोगे क्या, E नॉट को उसने 1/K टाइम्स क्या कर दिया है, रिड्यूस किया था, तभी बनी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रेशियो क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन आपकी निकल के सामने आ रही है, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। इसी को हमने क्या बोल दिया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दिया, है ना। तो एक चीज आप इस चीज को भी नोट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर ये मैंने बोल दिया क्या है, 3 है, ठीक है। तो नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं बच्चों किसकी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक में, मतलब मोस्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक में ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है आपका कैपिटल P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के, हमने बोला, ठीक है ना। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे P कौन सा P है बच्चों, यहाँ पे कैपिटल P, यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, या फिर पोलराइजेशन वेक्टर बोल रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, है ना। तो बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक में ऐसा पाया गया, ठीक है ना। डायरेक्ट जब इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, तो यहाँ पे एक साइन आया बच्चों, कौन सा, ये, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, चाय, है ना, चाय या साय बोलते हैं, साय, ठीक है। साथ में एप्सिलॉन और ये E, ठीक है ना, साथ में क्या आया, एप्सिलॉन आया। देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये जो है इसको हम बोलते हैं, ये कांस्टेंट है, चाय जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना, जिसको हम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, है ना, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, जो बताता क्या है, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना, ससेप्टिबिलिटी जो डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर बताता है, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को शो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ना, इन दोनों के प्रपोर्शन में पोलराइजेशन कितना हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पर एटम कितना हो रहा है ना, क्योंकि डायपोल मोमेंट डेंसिटी पे ही डिपेंड कर रहा है क्या, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर डाइलेक्ट्रिक का, है ना। तो यहाँ पे चाय क्या बता रहा है, कांस्टेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को बताता है ना, विच डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, है ना। मतलब कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को बताने वाला ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहलाता है, चाय से डिनोट कर रहे हैं हम इसको। और यहाँ पे इसका यूज, ये जो एप्सिलॉन है, इसको हमने यूज क्यों किया गया है, इसको क्यों किया है, क्योंकि इसको ये डायमेंशनलेस बना के रखता है ना, इट कीप्स द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी डायमेंशनलेस बना के रखता है इसको, ठीक है ना, इसलिए हमने इसका यूज किया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है ऑब्वियसली किसकी, किसी भी मीडियम की, तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम की ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका P इक्वल्स टू दिस, ठीक है। चलिए इसके बाद हम ससेप्टिबिलिटी हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों किसकी,
रिलेशन देखते हैं किसमें, रिलेशन देखते हैं हम इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमने के निकाला था और चाई, है ना। चाई यानी कि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ बच्चों रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जल्दी से हमने एक इक्वेशन निकाली थी, E इक्वल्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कितनी थी, E नॉट माइनस EP। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने दी हुई थी। सेकेंड इक्वेशन हमने दी हुई थी बच्चों EP इज इक्वल टू सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन की, जिसको आपने पोलराइजिंग वेक्टर, कैपिटल पोलराइजिंग वेक्टर कैपिटल P अपॉन एप्सिलॉन भी बोला था, ठीक है ना। और थर्ड इक्वेशन हमने बच्चों निकाली है, थर्ड इक्वेशन हमने निकाली है क्या, थर्ड हमने निकाली थी कैपिटल P इज इक्वल टू चाई एप्सिलॉन E की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं सबसे पहले EP की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूं, है ना, EP की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देता हूं, ठीक है। और फिर उसके बाद E की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दूंगा। पहले मैं इक्वेशन 2 से इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। इक्वेशन 2 और 1 से देख लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बच्चों, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस EP की जगह क्या लिख दिया मैंने, सिग्मा ए P अपॉन कैपिटल P अपॉन क्या एप्सिलॉन, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं E नॉट माइनस P की जगह बच्चों ये पुटअप कर दे रहा हूं पूरा का पूरा क्या, चाय, ठीक है। इसको इस तरीके से बनाते हैं बच्चों, एप्सिलॉन E और अपॉन में एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, ये बनेगा बच्चों E नॉट माइनस क्या, चाय E, और यहाँ पे E ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। तो E इज इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस, ठीक है ना। अब इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये जो चाय E है इसको मैं इस तरफ ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और चाय E, और इस तरफ क्या बचेगा बच्चों, E नॉट, ठीक है ना, E नॉट, और E इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ, E कॉमन लेने के बाद 1 प्लस चाय इक्वल्स टू E नॉट के अपॉन में E अगर मैं ले आऊं, है ना, तो आप अच्छी तरह जानते हैं ये क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था E नॉट अपॉन E जो होता है वो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे 1 प्लस चाय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये रिलेशन है बच्चों किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में, है ना। तो बच्चों यहाँ पे अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें एक चीज और, इस इक्वेशन 3 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3, इस इक्वेशन से अगर मैं देखूं, यहां से मैं अगर मान लीजिए एप्सिलॉन को, है ना, इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दूं, एंड E को इज रिप्लेस्ड बाय E नॉट कर दूं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सारी की सारी बातें हम वैक्यूम के लिए करने लग गए हैं, फ्री स्पेस के लिए करने लग गए हैं, तो यहाँ पे इसका साइन भी बदल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी भी अब बदल जाएगी। क्यों, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं एटम की, और एटम का अब हम बात कर रहे हैं सॉरी एयर की, और एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो पोलराइज तो होते हैं, लेकिन उनकी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है ना। तो यहाँ पे देन जो चाय है वो बिकम्स अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P क्या हो जाएगा आपका, P हो जाएगा आपका बच्चों अल्फा एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे E की जगह क्या हो जाएगा, E नॉट। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्या, E नॉट, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये कांस्टेंट है जिससे हम बोल रहे हैं क्या, कॉल्ड एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ठीक है ना, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, ये अल्फा से हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, जो एयर के ससेप्टिबिलिटी को बता रही है। एयर के इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को ससेप्टिबिलिटी ना बोल के क्या बोलते हैं, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे हम बात समझ में आ रही है आपको, चलिए अब, और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू होती है इज ऑर्डर ऑफ, है ना,
यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, अल्फा इज ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻29 to 10⁻⁻30 मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब ही होगी, ठीक है ना। आप इससे निकाल के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कितनी होगी, मीटर क्यूब, है ना। अल्फा इतने मीटर क्यूब के, जो कि एटम के वॉल्यूम होता है ना, उतने ही मीटर क्यूब का अल्फा इसके ऑर्डर पे इसकी वैल्यू होती है, किसकी, अल्फा की वैल्यू होती है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो क्या बात करते हैं, देखिए बच्चों, हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। हर डाइलेक्ट्रिक की एक स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि ऐसा नहीं कि हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते जा रहे हैं, वो झेलता चले जाएगा, है ना। सबकी एक स्ट्रेंथ होती है, एक टाइम के बाद वो ब्रेक डाउन हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक नहीं दी है तब तक कोई डिस्प्लेस नहीं होते इसके सेंटर चार्जेस के, लेकिन जैसी फील्ड देना स्टार्ट करते हैं तो इसके चार्जेस क्या हो गए, डिस्प्लेस होने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन ये है तो। और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बढ़ाते चले जा रहे हो तो ये क्या होने लगेंगे, बीच में से क्या होने लगेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, है ना, माइनस अलग पॉजिटिव अलग, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड which the dielectric can withstand, है ना, विदाउट रप्चर या विदाउट ब्रेकिंग डाउन या फिर लूजिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को नहीं खोए वहां तक, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए एक बार ऐसा हो गया, नेगेटिव एक तरफ हो गए, पॉजिटिव एक तरफ हो गए, तो उसके बाद तो वो इंसुलेटर रहेगा ही नहीं, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी तो छोड़ देगा, उसके बाद वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा, डाइलेक्ट्रिक का तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है, विथस्टैंड कर रहा है विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी या फिर विदाउट लूजिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ब्रेक की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, वो पोटेंशियल जो कि जितना वो डाइलेक्ट्रिक विथस्टैंड कर पा रहा है अपॉन डी यहाँ पे थिकनेस ऑफ दी स्लैब हो, थिकनेस पे डिपेंड कर रही है उसकी, है ना, थिकनेस ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है, थिकनेस ऑफ दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो इससे अगर यूनिट निकालूंगा तो यूनिट क्या हो जाएगी, हम लेते हैं बच्चों किलो वोल्ट में अपॉन mm, ठीक है ना, मतलब कि किलो वोल्ट तक हम वोल्टेज दे सकते हैं और थिकनेस इसकी बहुत छोटी होती है, बहुत पतला डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता है, तो हम क्या बोलेंगे, किलो वोल्ट पर mm होता है, ठीक है ना। तो ये था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं खुद से, ठीक है, निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम इस डाइलेक्ट्रिक को कहाँ यूज करने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कंसेप्ट में, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।